नमस्ते दोस्तों। स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। ये रात आपके लिए शांत और सुकून भरी हो, इसी सोच के साथ आपको कहानियां सुनाई जाती हैं। चैनल नया है लेकिन इरादा बिल्कुल साफ है। रोज रात एक बेहतर, आरामदायक कहानी आप तक पहुंचाना। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आए और आप चाहें कि ये रातों का सफ़र जारी रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम था रामपुर खैरा। ज्यादा बड़ा नहीं, पर इतना अपना सा कि हर सुबह धूल उड़ाते बच्चों की हंसी और शाम को चूल्हों से उठी रोटी की खुशबू पूरा माहौल बदल देती थी। नीम के पुराने पेड़, खेत की पतरियों पर लगते सूखे पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट और रात को मंदिर की घंटी की एक लंबी ठहरी हुई गूंज इस गांव की पहचान थी। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुरानी कोठी थी, चमेली कोठी। ये नाम कैसे पड़ा किसी को ठीक से याद नहीं। बस ये कहा जाता है कि कोठी के आंगन में चमेली का एक बड़ा सा बेल था, जो रात होते ही अपनी खुशबू से पूरी हवा को नरम कर देता था। लेकिन उस कोठी के अंदर कोई रहता नहीं था। दरवाजे आधे झुके रहते, खिड़कियों की लकड़ी थोड़ी बिखरी हुई, और रात को कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई हल्के कदम से अंदर चल रहा हो। गांव वालों के लिए कोठी एक राज थी, ना डरावनी ना अजीब, बस एक अनरिजॉल्व्ड कहानी जो कभी सुनाई नहीं गई। इस गांव में रहते थे हरि बाबू। उम्र 50 पार हो चुकी थी, पर आंखों की रोशनी ऐसी जैसे जिंदगी को बहुत ध्यान से देखते आए हों। लोग उन्हें प्यार से हरि बाबू बुलाते। पहले दफ्तर में लिखा पढ़ी का काम करते थे, अब गांव के लोग छोटू मोटू कागजी काम उन्हीं से लिखवाते। वो रात में अक्सर अपने आंगन में बैठे, हाथ में दिया और सामने एक पतली सी डायरी लेकर हल्की सी आवाज में लिखते रहते। हर राज की एक वजह होती है और हर वजह का एक सही वक्त। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जब बोलते गांव वाले चुप हो जाते। उस रात हवा थोड़ी ठंडी थी। चमेली के फूलों की खुशबू हवा में हल्की सी महकावा भर रही थी। गांव में शांति थी। लोग डिनर करके सो गए थे। हरि बाबू अपने आंगन में बैठे थे जब उन्होंने दूर से एक कच्चा सा आवाज सुना, जैसे कोई पुरानी लकड़ी हिला रहा हो। उन्होंने डायरी बंद की, दिया के शिखे को थोड़ा ऊपर किया और धीरे से बाहर देखने लगे। चमेली कोठी की तरफ से कोई छोटी सी लाइट चमकी, बहुत ज्यादा नहीं, बस एक पल के लिए। हरि बाबू ने आंखें टेढ़ी की। क्या कोठी का दरवाजा हिल रहा था या हवा ने खेल किया? रात शांत थी, कोई कुत्ता भी नहीं भौंका, किसी पेड़ की शाख भी नहीं टेढ़ी हुई। फिर एक और आवाज, जैसे किसी ने अंदर से कुछ गिराया हो। हरि बाबू ने अंदर आकर चूल्हा बंद किया। उन्होंने खुद से कहा, कल सुबह चमेली कोठी देखनी पड़ेगी। गांव में कोठी से दूर रहना आम बात थी, पर हरि बाबू को राज पसंद थे। पर वो राज को तोड़ते नहीं, उसकी धीमी कहानी सुनते थे। अगली सुबह जब सूरज अभी पूरा निकल ही रहा था, हरि बाबू अपना झोला लेकर कोठी की तरफ गए। कोठी के गेट के पास मिट्टी ज्यादा हिलकी हुई थी और जमीन पर एक बारीक सी लाइन, जैसे किसी ने हल्का सा बोझ घसीट कर अंदर ले गया हो। उनकी नजर नीचे एक छोटे कांच के टुकड़े पर पड़ी, ट्रांसपेरेंट, हल्का, जैसे किसी पुरानी बोतल का हिस्सा। हरि बाबू ने टुकड़े को झोले में रखा और कोठी के दरवाजे को धीरे से छुआ। दरवाजा पहले की तरह पुराना ही था, पर उसके किनारे पर नए निशान थे, जैसे किसी ने रात को उसे थोड़ा सा धक्का दिया हो। अंदर सिर्फ अंधेरा और चमेली की खुशबू, बहुत ज्यादा, जितनी आमतौर पे नहीं होती।
हरी बाबू ने खुशबू को जैसे समझते हुए कहा, चमेली यहां से नहीं, किसी और जगह से आ रही है। गांव वाले बोलते थे कि कोठी में कोई आत्मा है। किसी ने लाइट देखी, किसी ने आवाज सुनी, पर हरी बाबू जानते थे राज का मतलब हमेशा देर या अंधेर नहीं, कभी कभी राज एक इंसान होता है। उन्होंने डायरी में लिखा, कोठी की चमेली से ज्यादा खुशबू आज हवा में आ रही है। खुशबू जब बढ़ती है तो कोई फूल नहीं, कोई आदमी हिलता है। उन्होंने डायरी बंद की, कोठी से दूर होते हुए एक पल को रुककर उस जगह देखा जहां मिट्टी घसीटी हुई थी। एक बात उनके मन में उभर रही थी, ये कोई भूत नहीं, ये कोई बंदा नहीं, और वो बंदा कोठी के अंदर कुछ छुपा कर आया है। हरी बाबू ने नरम से मुस्कुराया, कल शाम को दोबारा आएंगे। राज को जल्दी खोलने की जरूरत नहीं, उसे खुद बोलने का वक्त देना चाहिए। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। सुबह का वक्त बीत चुका था। गांव अपने रोजनामा की धड़कन में आ गया था। कोई हाथ में लोटा लेकर कुएं की तरफ जा रहा था, कोई चारपाई से उठकर झूले में आग जगा रहा था। लेकिन हरी बाबू का मन चमेली कोठी की रात वाली आवाजों में ही अटका हुआ था। वो अपनी आंगन की खटिया पर बैठे दिया जलाया और डायरी को खोला। 2 गली दूर रहती एक जवान औरत रत्ना वहां आ पहुंची। रत्ना की उम्र 28-30 के बीच होगी। पति का इंतकाल हो गया था तो गांव के बच्चों को हर दिन 2 घंटे पढ़ाती थी, हिंदी और गणित। नरम स्वभाव, सीधी बात और हर चीज को ऑब्जर्व करने की आदत। नमस्ते हरी बाबू, उसने शराफत से बोला। पिछली रात आप चमेली कोठी के पास गए थे ना? सुबह कुछ लोग कह रहे थे। हरी बाबू ने हल्का सा हंसकर कहा, गांव में किसी की खबर हवा से तेज नहीं चलती। हाँ बेटा, गया था, कुछ अजीब देखा था। रत्ना ने चिंता से पूछा, बच्चे डर रहे हैं, कहते हैं कोठी रात में रोती है। हरी बाबू ने डायरी बंद कर दी। नहीं बेटा, कोठी रोती नहीं, अक्सर जो आवाज सुनाई देती है वो या तो हवा होती है या इंसान की गलती। फिर धीरे से बोला, रात को कोठी के अंदर कोई था। रत्ना की आंखें हल्की सी बड़ी हो गई। कोई? कौन? हरी बाबू ने सिर हिला दिया। अभी पता नहीं, पर एक बात समझ में आई, वो आदमी डरने नहीं, छुपने आया था। रत्ना गुमराह हो गई। क्या छुपना था उसको? हरी बाबू ने अपना झोला खोला और उसमें से कांच का छोटा टुकड़ा निकाला। ये टुकड़ा मिला, उन्होंने कहा। किसी बॉटल का हिस्सा लगता है, पुरानी, सफेद और बहुत साफ। कोठी में बहुत साल से कोई नहीं रहता, तो ये रात में ही आया होगा। रत्ना ने टुकड़ों के हाथ में लिया। किस बॉटल का टुकड़ा हो सकता है? हरी बाबू धीरे से बोले, गांव में अब इस बॉटल सिर्फ एक ही जगह मिलती है, श्यामलाल की दवा दुकान। रत्ना ने सोचा, हाँ बिल्कुल, श्यामलाल के पास तो पुरानी खाली बोतल का पूरा संदूक भरा हुआ है। हरी बाबू ने नरम से मुस्कुराया, इसलिए सोचा आज शाम श्यामलाल से मिलकर पूछेंगे। सब कुछ पूछना नहीं होता, कुछ चीजें लोगों के चेहरे से भी समझ आ जाती हैं। शाम को सूरज थोड़ा धीरे हुआ। खेतों पर चमेली की खुशबू फिर से बढ़ने लगी। गांव में ठंडी हवा चल रही थी। श्यामलाल की दुकान एक छोटी सी झोंपड़ी जैसी थी। अंदर 2 मिट्टी की रकाबियां, एक बड़ा सा शेल्फ और एक पुराना कंडा। वो खुद भी बहुत शांत आदमी था, बहुत शांत रहता था, थोड़ा कम ही बोलता था। हरी बाबू वहां पहुंचे, रत्ना भी साथ। प्रणाम श्यामलाल, हरी बाबू ने कहा। प्रणाम हरी बाबू, आज दवा लेने आए हो क्या? नहीं बेटा,
उन्होंने हल्का सा हंसा। आज एक टुकड़ा लेने आए हैं। श्यामलाल उलझ गया। टुकड़ा? हरि बाबू ने कांच का टुकड़ा मेज पर रखा। यह तुम्हारी दुकान की किसी पुरानी फाइल बॉटल जैसा लगता है। श्यामलाल ने माथा सेका, टुकड़ा उठाया और टुकड़ा उठाते ही हल्की सी सांस रुक गई। ये तो मेरी दुकान की बोतल से ही है, पर यह टुकड़ा दवाई वाली बोतल का नहीं, ये तो ऊंटों की इत्र बोतल थी। हरि बाबू ने आंखें टेढ़ी की। इत्र? किसके पास था इत्र? श्यामलाल ने हाथ हिलाकर कहा, पहले चंद्रमा पूजन के टाइम कुछ लोग चमेली इत्र ले जाते थे, पर पिछले 2 साल से कोई इस बोतल को खरीदता ही नहीं। रत्ना ने पूछा, क्या आपको याद है कि आखिरी बार किसने लिया था? श्यामलाल सोच में पड़ गया। फिर उसकी आंखों में जैसे एक पुरानी तस्वीर चमकी। हाँ, एक बार नंदू ने लिया था। रत्ना ने चौंक कर पूछा, कौन नंदू? हरि बाबू धीरे से बोले, नंदू, गांव का पुराना नौकर। 2 साल पहले यहां से चला गया था, किसी शहर में काम करने। श्यामलाल हल्के पानी में दब गया, पर आजकल नंदू वापस आया हुआ है। कल शाम मैंने उसे गांव के किनारे देखा था, चमेली के बेल के पास। हरि बाबू ने डायरी खोली और एक लाइन लिखी, रास हमेशा वापस आता है, कभी आदमी बनकर, कभी कदम बनकर। रत्ना ने धीमी आवाज में पूछा, मतलब नंदू चमेली कोठी में था? हरि बाबू ने मुस्कुरा दिया, नहीं बेटा, मतलब इतना जरूरी नहीं। उसकी आहट वहां तक पहुंची थी। जब हरि बाबू और रत्ना वापस घर लौटे, रात बिल्कुल शांत थी। रात की आवाज सिर्फ चमेली की खुशबू थी जो हवा में बहती हुई कैसे कैसे रात छुपा लेती थी। घर पहुंचकर हरि बाबू ने अपना झोले में से एक छोटा सा पत्ता निकाला जो चमेली कोठी के दरवाजे के पास पड़ा था। वो चमेली का पत्ता नहीं था, वो अमलतास का पत्ता था। रत्ना ने हैरानी से पूछा, चमेली कोठी के पास तो अमलतास का पेड़ ही नहीं। हरि बाबू ने डायरी में हल्का सा संकेत बनाया और नरम बोली में कहा, इस रात को सुलझाने के लिए हमें चमेली कोठी से ज्यादा अमलतास के पेड़ देखने होंगे। और रात की हवा में कहानी एक नई दिशा में चल पड़ी। सुबह की रोशनी रामपुर खैरा के ऊपर बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे रात ने कुछ छुपा कर रखा हो और सुबह उसे धीरे से आराम से खोल रही हो। हरि बाबू ने अपनी आंखें खोली। थोड़ी देर तक चारपाई पर सीधे बैठे ही सोचने लगे, अमलतास का पत्ता चमेली कोठी के पास क्यों था? गांव में अमलतास का पेड़ बहुत कम थे। सिर्फ एक जगह, गांव का पुराना कुआं, जहां कभी लोग पानी भरा करते थे, पर अब वो जगह थोड़ी सुनसान रहने लगी थी। हरि बाबू ने झोला कंधे पर डाला और कुएं की तरफ चल पड़े। हवा में चमेली और मिट्टी की खुशबू बराबर थी, जैसे हवा भी उनके साथ साथ चल रही हो। कुएं के पास हवा ज्यादा शांत लग रही थी। अमलतास के पेड़ 5-6 पत्ते जमीन पर पड़े हुए थे। हरि बाबू ने जमीन पर झुकाकर पत्ते देखे। एक पत्ता बिल्कुल वैसे ही मुरझाया था जैसे चमेली कोठी के दरवाजे के पास मिला हुआ। उनकी नजर एक चीज पर टिक गई, जरा सा घसीटा हुआ निशान, जैसे कोई हाथ से कुछ खींच कर ले गया हो। और वहां कुएं के एक कोने पर लकड़ी की एक बारीक सी छाप, जैसे कोई रात को वहां बैठा हो। अचानक उन्हें आहट आई। कदम धीरे से किसी ने पीछे से चलाए। हरि बाबू पलट कर देखे, नंदू वहां खड़ा था। 25-26 साल का सीधा सा गांव का लड़का, पतली मूछ, आंखों में थोड़ा देरापन और हाथ में एक पुराना लेजर, जैसे कोई यादों को संभाल कर रखा हो। नंदू ने नजर झुका ली। प्रणाम हरि बाबू। हरि बाबू ने नरम आवाज में कहा, बेटा, तुम कल चमेली कोठी के पास थे। नंदू का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। मास्टर,
मैं वहां कुछ गलत नहीं करने गया था। हरी बाबू ने डायरी बंद कर दी। बेटा, गलत करने वाले भागते हैं, सच बोलने वाले थमकर बात करते हैं। नंदू ने सांस ली, गहरी सांस, जैसे बहुत दिनों से दबा हुआ सच अब ऊपर आ रहा हो। मैं कुछ ढूंढ रहा था मास्टर। चमेली कोठी में? हरी बाबू ने पूछा। हाँ, एक पुराना खत। हरी बाबू ने उसके हाथ में पकड़े पुराने लेजर को देखा। ये क्या है? नंदू ने धीमी आवाज में कहा, ये मेरे पिताजी का पुराना हिसाब किताब का बही खाता है। पुराने दिनों में वो चमेली कोठी में काम करते थे, तब जब कोठी में कोई रहता था। हरी बाबू की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई। मतलब चमेली कोठी कभी खाली नहीं थी? नंदू ने सिर हिलाया। हमारे पिताजी की नौकरी थी, पर वो 8 साल पहले यहाँ से चले गए। एक दिन उन्होंने मुझे बोला, कोठी में एक जरूरी खत छुपा है जो किसी को नहीं मिलना चाहिए। हरी बाबू ने पूछा, कौन सा खत? नंदू ने लेजर खोला। उसके बीच में एक जगह पर पतला सा कोरा डब्बा बना हुआ था, जैसे यहाँ से कोई कागज निकाल लिया गया हो। ये ही, यहाँ एक खत था, पर पिताजी ने कभी नहीं बताया उसमें क्या लिखा था। उनका कहना था, खत कोठी में नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं 2 रात से वहां जा रहा था, पर मुझे वो नहीं मिला। हरी बाबू ने डायरी में एक नई लाइन लिखी, राज कभी छुपते नहीं, वो या तो हवा में रह जाते हैं या यादों में। रत्ना भी वहां आ पहुंची। उसने नंदू को देखा और पूछा, तुमने भूत प्रेत की कहानियां सुनने के बावजूद कोठी में जानना क्यों चुना? नंदू की आवाज हल्की सी टूट गई। मेरे पिताजी, उनका इंतकाल हो गया। उनके मरे हुए 3 हफ्ते बाद मुझे ये लेजर मिला। उनका आखिरी वचन था कि खत मेरे हाथ लगना चाहिए, पर मैं साल भर शहर में था। अभी गांव आया हूं तो सोचा पहले उनकी बात पूरी करूं। हरी बाबू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सच का डर मत रखना। सच को सिर्फ समय लगता है, आवाज नहीं। रत्ना ने नीचे झुककर जमीन पर एक सफेद धूल देखी। हरी बाबू, ये देखिए, यहाँ चमेली का फूल नहीं, पर चमेली की पत्ती की धूल जैसी सुगंध आई है। हरी बाबू ने आंखें बंद कर हवा को फैलते महसूस किया। चमेली कोटी की खुशबू और अमलतास की पेड़ की छाया दोनों एक साथ यहाँ क्यों थी? फिर धीरे से बोले, नंदू, तुमने कभी चमेली कोठी के अंदर वाला कमरा देखा है? नंदू ने सांस रोक ली। हाँ मास्टर, पर सिर्फ एक पल के लिए। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था, पर संदूक खुला नहीं। हरी बाबू की आंखों में एक नई चमक उभर आई। संदूक, उस संदूक का निशान ही इसी राज की पहली चाबी है। नंदू ने चीख से नहीं, पर हल्की घबराहट से बोला, संदूक में क्या होगा मास्टर? हरी बाबू ने डायरी में लिखा, राज की चाबी कभी संदूक में नहीं होती। चाबी उस आदत में होती है जो आदमी को संदूक तक ले जाती है। और फिर नरम से कहा, नंदू, आज रात हम तीनों चमेली कोठी चलेंगे। रत्ना ने एक पल में हवा बदलते महसूस की। चमेली की खुशबू ज्यादा हो गई थी। अमलतास के पत्ते जमीन पर फिर से हिलने लगे और कहानी अब धीरे धीरे अपने असली राज की तरफ मुड़ रही थी। रात की हवा रामपुर खैरा पर बिल्कुल ठहरी हुई थी। आसमान में चांद पूरा नहीं था, पर रोशनी इतनी थी कि चमेली कोठी का धुंधला सा आकार दरवाजे से दिखाई दे रहा था। हरी बाबू, रत्ना और नंदू तीसरी बार उस कोठी की तरफ जा रहे थे। इस बार बिना डर, बिना घबराहट, पर साथ में एक शांत उत्सुकता। नंदू के हाथ में एक लालटेन था। रत्ना ने दुपट्टे को थोड़ा सा कस लिया था और हरी बाबू बिल्कुल आराम से अपना झोला कंधे पर लटकाए चल रहे थे। गेट तक पहुंचते ही हरी चमेली की खुशबू हवा में तेज हो गई। ऐसी खुशबू गांव के किसी और कोने में नहीं थी। लगता था
जैसे चमेली का बेल रात में ही जिंदा हो जाता हो। हरि बाबू ने धीरे से बोला, बेटा, कोई भी राज खोलने में जल्दी नहीं करना। राज को सामने आने का वक्त खुद ही मालूम होता है। उन्होंने गेट को धक्का दिया। इस बार दरवाजा पहले से ज्यादा आसानी से खुल गया, जैसे किसी ने रात को अंदर बाहर चलने की आदत बना रखी हो। नंदू लालटेन को थोड़ा ऊपर ले गया। पीली रोशनी ने कोठी की दीवारों पर पुरानी लकीरों को उजागर किया, जैसे किसी ने कभी इस घर में हंसी लिखी हो और वक्त ने उन्हें धुंधला कर दिया हो। कमरे के कोने में एक बड़ा सा संदूक पड़ा था, वही संदूक जिसका जिक्र नंदू ने सुबह किया था। संदूक का लोहा जंग लगा हुआ था, पर ताला बिल्कुल नया। हरि बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, ताला नया पर संदूक पुराना। मतलब किसी ने संदूक को छेड़ना नहीं चाहा, पर अंदर की चीज की हिफाजत की। नंदू ने हाथ बढ़ाकर ताला पकड़ा, पर उसके छूने के पहले ही हरि बाबू ने रोक लिया। बेटा, ताला तोड़ना नहीं। ताला तोड़ने से राज टूट जाते हैं। राज को हमें इसकी मर्जी से खुलवाना होता है। रत्ना ने निम्रता से पूछा, हरि बाबू, राज की मर्जी क्या होती है? हरि बाबू ने उसकी तरफ देखा। जब आदमी सच्चाई से भागना बंद करता है, तब राज भी भागना बंद कर देता है। उन्होंने संदूक के आसपास की जमीन देखी। मिट्टी बिल्कुल हल्की सी छिली हुई थी, जैसे यहां पहले किसी ने डिग्गी घसीटी हो। और उसी वक्त उन्हें एक और कांच का टुकड़ा मिला, लेकिन इस बार थोड़ा सा सफेद, पर उसके किनारे पर चमेली इत्र की हल्की सी सुगंध। नंदू ने धीरे से कहा, मास्टर, ये वही बॉटल का टुकड़ा लग रहा है। हरि बाबू ने हल्की आंख बंद करके बोला, नहीं बेटा, ये बॉटल का नहीं, ये किसी दीक्षित कागज डब्बे का टुकड़ा लगता है, जिसमें खत या कागज रखे जाते हैं। रत्ना ने सांस रोक ली। तो पिताजी का खत यहां हो सकता है? नहीं, हरि बाबू ने मुस्कुराकर कहा, खत संदूक में नहीं, संदूक के आसपास होता है। संदूक सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए होता है। नंदू कंफ्यूज्ड हो गया। मतलब संदूक खोलना जरूरी नहीं? हरि बाबू बिल्कुल शांत स्वर में बोले, बेटा, पिताजी ने संदूक के अंदर खत कब कहा था? ये तुम्हारे दिमाग ने माना, पर कभी कभी चीजें अंदर नहीं होती, अंदर के बाहर रखी होती हैं। उन्होंने संदूक के पीछे की लकड़ी थोड़ी सी हिलाई। एक पतला सा खोखला रंदा ऊपर उठ गया और वहां एक बारीक कागज, पतली नई पत्ती, बहुत संभाल कर रखी है किसी ने। हरि बाबू ने उसे निकाला। पुरानी स्याही वाला लकीर और नाम लिखा हुआ, कन्हैया। नंदू की सांस एक पल को रुक गई। कन्हैया? उसके पिता का नाम? रत्ना ने धीरे से पूछा, क्या ये वही खत है? हरि बाबू ने कागज को लालटेन की रोशनी में रखा और तब एक हवा का झोंका कोठी से गुजरा, जैसे कोई पुरानी आवाज फिर जिंदा हो गई हो। हरि बाबू ने कागज को बंद कर दिया। ये खत नहीं, ये खत का रास्ता है। नंदू ने हैरानी से पूछा, रास्ता मतलब? हरि बाबू की आंखों में एक बहुत शांत सी चमक उभर आई। बेटा, जब किसी आदमी के दिल में कुछ बचा होता है, वो उसे कहिए लिखता नहीं, वो उसे कहीं छुपा देता है। तुम्हारे पिताजी ने खत नहीं छुपाया, उन्होंने तुम तक पहुंचने के लिए पहला संकेत छुपाया। रत्ना ने धीरे से कहा, तो असली खत कहीं और होगा? हरि बाबू ने नरम से हाँ में सिर हिलाया और लालटेन की हल्की पीली रोशनी में कोठी की हवा एक बार फिर से चमेली की खुशबू से भर गई, पर इस बार खुशबू में राज से ज्यादा याद का रंग था। कहानी अपने बड़े मोड़ के करीब आ रही थी। चमेली कोठी की रात थोड़ी गहरी हो चुकी थी। लालटेन की रोशनी अब थोड़ी नरम हो गई थी, जैसे उसने भी कहानी को ठीक से सुन लिया हो और अब
थोड़ा सा ठहरना चाहती हो। नंदू उस कागज को अपनी उंगली में धीरे से पकड़े खड़ा था। उसकी उंगलियों में हल्की सी कंपन थी, पर आवाज में एक अजीब सी शांति, जैसे बहुत दिनों से दबा हुआ कुछ अब ऊपर आ रहा हो। हरि बाबू ने कागज को अपनी डायरी के बीच रखा और बहुत आस्था, बहुत नरमी से बोले, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने खत यहां नहीं छुपाया। यह कागज एक पहला संकेत था। इस पर लिखा सिर्फ एक नाम, कहानियों को आखिरी बार कहां देखा था। नंदू ने हल्की सांस ली। मास्टर, इसका मतलब खत कहीं और है? हरि बाबू मुस्कुराए। राज कभी एक जगह नहीं रुकता बेटा। राज हमेशा चलकर उस जगह पहुंचता है जहां उसको सही मतलब मिलता है। रत्ना ने कागज को फिर देखा। इस पर नाम के नीचे एक बहुत छोटा सा बारीक निशान बना हुआ था। ऐसा निशान जो पहली नजर में नजर नहीं आता। हरि बाबू ने लालटेन के करीब किया, निशान को धीरे से देखकर बोले, ये चमेली बेल का पुराना साइन है। गांव में सिर्फ एक जगह ऐसा निशान बनाया जाता है, चमेली कोठी के गार्डन में और गांव के पुराने पत्थर के पुल पर। नंदू ने एक पल में सर उठाया। पुल? वही पुल जहां से हम बचपन में नदी को देखते थे। हरि बाबू ने हाँ में सिर हिलाया। चलो, खत वहां हो सकता है, और अगर नहीं तो खत का रास्ता जरूर वहां मिलेगा। रात थोड़ी ठहरी हुई थी। चांद कम था, पर नदी के ऊपर हल्की सी रोशनी फैली हुई थी, जैसे पानी खुद कहानी सुना रहा हो। पुल के किनारे पर अमलतास के पेड़ की शाख बिल्कुल कम हिल रही थी। नंदू, रत्ना और हरि बाबू तीसरा क्लू ढूंढने आए हुए थे। पुल की दीवार पर एक छोटी सी दरार थी, पुरानी, पर अभी हल्की सी घिसी हुई थी, जैसे किसी ने यहां हाथ रखा हो। हरि बाबू ने लालटेन उस जगह लगाया। दरार के अंदर एक कोरा कागज था। नंदू का दिल एक पल के लिए रुक गया। मास्टर, क्या ये? हरि बाबू ने कागज निकाला। वो कागज पुराना था, स्याही हल्की सी फैल चुकी थी, पर लिखावट बहुत साफ थी, जैसे किसी ने बहुत प्यार से लिखा हो। उन्होंने धीमी शांत आवाज में पढ़ना शुरू किया। नंदू बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर तुम्हें एक बात बताना जरूरी था। चमेली कोठी हमारे लिए नौकरी नहीं थी, वो हमारे गुजर बसर का सहारा था। उस कोठी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, चमेली अम्मा। लोग उन्हें भूल गए, पर उन्होंने गांव के हर बच्चे के लिए इत्तर और प्रसाद रखा था। नंदू की आंखें भर आई। हरि बाबू, पिताजी ने कभी बताया ही नहीं। हरि बाबू ने नरमी से हाथ रखा। बेटा, कुछ लोग इतने सीधे होते हैं कि अपना दर्द बताने में वक्त लग जाता है। उन्होंने पढ़ना जारी रखा। एक दिन चमेली अम्मा ने मुझे बुलाया और एक छोटा सा डब्बा दिया। बोला, इसमें वो यादें हैं जो किसी को दुख नहीं देनी चाहिए। मैंने डब्बा कोठी के संदूक के पास रख दिया, पर एक दिन अंधेरा पड़ गया और मैं शहर चला गया। पर मन में ये बात रह गई कि डब्बा किसी सही आदमी तक पहुंचना चाहिए, तुम तक। नंदू अब बिल्कुल चुप हो गया था। वो कागज को अपने दिल के पास हिलाए। मास्टर, पिताजी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। हरि बाबू ने डायरी बंद की। बेटा, पिताजी का काम यही था कि तुम खत तक पहुंच जाओ, और तुम पहुंच गए। यही उनका वादा था। रत्ना ने हल्की सी आवाज में पूछा, क्या हम उस डब्बे को देख सकते हैं? हरि बाबू ने हाँ कहा। चलो, डब्बा संदूक के पास ही होगा। वापस कोठी में आकर हरि बाबू ने संदूक के पीछे की जगह फिर से देखी। इस बार वहां एक छोटी सी लकड़ी का डब्बा पड़ा था, जैसे वो हमेशा से वहीं था, पर आज ही मिला हो। डब्बा बिल्कुल हल्का था, लॉक नहीं था, सफेद चमेली के फूल का निशान बना हुआ। हरि बाबू ने डब्बा खोला।
अंदर सिर्फ ये 3 चीजें थी: चमेली अम्मा की तस्वीर, एक छोटा सा इत्तर का बॉटल कॉक और एक कागज जिसमें लिखा था, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत दुख नहीं होती, दौलत होती है याद रखने वाला दिल। नंदू डब्बा को देखकर रो पड़ा, जोर जोर से, पर एक शांत हल्का सा सुकून लेकर। रत्ना ने धीरे से कहा, ये कोठी इसलिए चमेली की तरह महकती थी क्योंकि यहाँ किसी का प्यार बंद था। हरी बाबू ने लालटेन बंद कर दिया। बेटा, कोठी का राज चोरी या भूत नहीं था, ये राज था यादों का। तुम्हारे पिताजी चाहते थे ये याद तुम तक पहुंचे और तुम रास्ते में नहीं, यादों में पहुंच गए। उन्होंने डब्बा नंदू को दे दिया, इसे रखो, इसे कोठी का राज नहीं, तुम्हारा राज खुल गया। बाहर चमेली की हवा एक बार फिर बही, पर इस बार उसमें कोई राज नहीं था, सिर्फ पूर्णता, सिर्फ याद, सिर्फ सुकून। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आशा करता हूं ये रात आपको सुकून दे और इस कहानी ने आपके दिल में हल्का सा आराम भर दिया हो। अगर आप मेरी आवाज़ के साथ रातों को ये सफ़र जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अगली रात एक नई शांत सी कहानी फिर मिल सके। शुभ रात्रि।